हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हमने बताया था कि आज हम क्या करेंगे, जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कर रहे हैं आज। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना मेमोराइज होगा और हम भी एक्सप्लेन आपको कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपर पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको इसका मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो सीरीज है, ये एग्जाम के लिए स्पेशल तैयार की है, और इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल टफ रखा गया है। उनका क्वेश्चन जो जो लेवल है वो टफ रखा गया है, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रह करके उसके आंसर देने की जरूरत है। आपने जितना भी स्टडी कर लिया है उसको देखते आज जो है मॉड्यूल डी को हम लोग ले रहे हैं। आज हम मॉड्यूल डी को ले रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल डी का जो पहला यूनिट है उसको लेके स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार ऑडियो वीडियो की क्वालिटी को भी कंफर्म कर दीजिए, और इसका लिंक जो है अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट से, और ये समझिए कि इसमें से तीन चार क्वेश्चंस जो है आपके इस यूनिट में से आ सकते हैं। 29 नंबर से यूनिट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सभी को इन्फॉर्मेशन ये भी देने, जो जेआईबी का सर के एमसीक्यू के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें एमसीक्यू मिलेंगे सर के, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हो रही हैं वो मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज आजकल आ रहे हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और जेआईबी सीआईबी के लिए लगातार क्लास चली। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, टू ट्रेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज सिक्योरिटी डेरिवेटिव, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडिविजुअल, टू कंट्रोल गवर्नमेंट पॉलिसी। जल्दी जल्दी आपने आंसर देना है। बी, फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी, टू ट्रेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। वेरी गुड, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ही हम ट्रेड करते हैं, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेगमेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट? इनमें से कौन सा सेगमेंट इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर का सिस्टम का नहीं है? रियल एस्टेट मार्केट। रियल एस्टेट मार्केट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हल्के भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स इन 1990? इनमें से कौन से 1990s के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में आता है? तो डी इसका सर। आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, प्री प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। प्री प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये जो है, ये प्राइसिंग जो है फ्री करी गई, और ये जो है रिफॉर्म्स का सबसे पहला कदम था। विच इंस्टीट्यूशन predominantly caters to short term credit in the credit market? क्रेडिट मार्केट में कौन जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मार्केट है वो अधिकतर जो बॉन्ड मार्केट है वो लंबे लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली कैटर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म का आंसर है आपका कॉमर्शियल बैंक है, एनबीएफसी ही देते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब 2-3 साल तक भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द मनी मार्केट? मनी मार्केट का मेन रोल क्या है? इक्विलिब्रेटिंग शॉर्ट टर्म डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू बिजनेस, और इशूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड, और ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो मनी मार्केट का बेसिकली रोल है कि जो डिमांड सप्लाई के जो प्रोसेस है उसको इक्विलिब्रियम करना, यानी कि उनकी प्राइसिंग तय करने में हेल्प करता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी? इनमें से कौन सी टाइप की सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आती है? डी, सिक्स का डी। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बिगन टू डेवलप सिग्निफिकेंटली? कब इसका मार्केट बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ था? इसका आंसर है आफ्टर 1978। इसका मतलब यह है कि एक मेजर चेंजेस आए थे फेरा में। फेरा में 1973 में एक मेजर चेंजेस आए थे फेरा में। एक्चुअली फेमा का नाम पहले क्या था? फेरा। फेरा था। तो इसमें 1947 से चल रहा था, लेकिन 1973 में फेरा में बहुत बड़े चेंजेज आए थे,
तो इसका मतलब वो चेंजेस का इम्पैक्ट जो है वो वहां पर कहा 1978 से लिया गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या दिया है इसमें, 1978 दिया हुआ है। ठीक है। विच व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज डेरिवेटिव, जरा जल्दी से बताओ, डेरिवेटिव के बारे में हमारी 2-3 क्लासेस हुई हैं, जल्दी से बताओ। तो इसका एट्थ का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, बी इज द करेक्ट E. आंसर। बी क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू चेंज बेस्ड ऑन द, अब आपको ये शब्द याद आ रहा है बार बार, डेरिवेटिव किसी ना किसी एसेट से कनेक्टेड होते हैं, और जिस एसेट से वो कनेक्टेड होते हैं उन्हें कौन क्या बोलते हैं, अंडरलाइन बेसिस। अंडरलाइन एसेट बोलते हैं। ठीक है। व्हाट डज द कैपिटल मार्केट प्राइमरी डील विद, जल्दी से बता दीजिए, कल ही हमने कैपिटल मार्केट का टॉपिक कवर कर रहे थे, इक्विटी एंड डेट में बात करता हूँ। ठीक है, इक्विटी मार्केट क्या है, जो कैपिटल मार्केट इक्विटी और डेट दोनों की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द इंश्योरेंस मार्केट, बहुत आसान सा, जल्दी से सेबी क्वेश्चन है, सर। केवल बी। 3 सेकंड। सी इज द करेक्ट। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, बताओ। बी सर, पूलिंग रिसोर्स एंड हाँ, ये इन्वेस्टिंग भी इन। लाइन आई थी कल, अगर ध्यान आया आपको, पूलिंग रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी। ठीक है। विच रेगुलेटर अथॉरिटी गवर्न म्यूचुअल फंड, बहुत आसान है, ये भी कल आया था हमारी थ्योरी में। ये इससे कंफ्यूजन मत करना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेगुलेटर से भी है, ये क्या है, एक अथॉरिटी तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, वो नहीं। रेगुलेटर ठीक है, नहीं है। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, सेबी होगा। ठीक है, एम्फी मत कर देना। एम्फी किनको रेगुलेट करता है, एम्फी उन लोगों को रेगुलेट करता है जो म्यूचुअल फंड में वर्क करते हैं, काम करते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, चलो। विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कैन यूनिट्स बी सब्सक्राइब टू द रिपर्चेज कंटिन्यूसली, कौन सी टाइप की जो यूनिट्स हैं वो सब्सक्राइब टू एंड रिपर्चेज कंटिन्यूसली, कौन सी वाली। पहला आंसर सही है, ओपन एंडेड। क्यों है सही, बताता हूं आपको। ऐसा ना, ओपन एंडेड का मतलब है एनी टाइम बाई एनी टाइम सेल, तो यहां पर है बोला सब्सक्राइब करने का मतलब होता है बाई। ठीक है, और रीपर्चेज का मतलब होता है सेल। रीपर्चेज का मतलब क्या होता है, सेल। तो कंटिन्यूअस जिसकी सेल बाई होती रहती है, तो इसका मतलब ओपन एंडेड होते हैं, यानी कभी भी बेच लो कभी भी बेच लो। ठीक है, क्लोज एंडेड में आप लोगों को बार बार सेल करने की परमिशन नहीं होती। अच्छा। इसमें क्या है, आपको कभी भी खरीद लो कभी भी बेच लो, ठीक। ओपन एंडेड में। क्लोज में क्या होता है, एक लॉक इन पीरियड होता है, ये आप लेने के बाद उसे तभी बेच सकते हो जब उसका लॉक इन पीरियड पूरा हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, फंड्स मोबिलाइजेशन, रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग। और सभी को इंफॉर्मेशन ये भी देने, जो जेआईबी का सर के एमसीक्यू के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें एमसीक्यू मिलेंगे सर के, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हो रही हैं वो मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज आजकल आ रहे हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। प्राइस डिटरमिनेशन। क्यों, प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं करता है, करता है भाई, प्राइस डिटर्मिनेशन भी करता है, फंड मोबिलाइजेशन भी करता है, रिस्क शेयरिंग भी करता है। ये रिडक्शन इन रिलेटिंग। लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी में रिडक्शन ना करके क्या करता है, क्या करता है लिक्विडिटी के लिए, इंक्रीज। इंक्रीज करता है। इंक्रीज ठीक है। ठीक है, जो लोग YouTube पर देख रहे हैं उनको बता देते हैं, अगर आप एडिक्वेट सिलेबस नहीं कवर कर रहे हैं तो केवल आप अपने मार्क्स बढ़ा रहे हैं, और बुक्स की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। और ये सब जो जेआईबी के वीडियो लेसन, क्वेश्चन बैंक, केस स्टडी, अगर आप ये करते हैं तो सर की वेबसाइट पर और यहाँ बेस्ट क्वालिटी के वेरी लो प्राइस के कंटेंट अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक, चलो। व्हाट इज द टर्म फॉर द मार्केट प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्राइसेस थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, तो बायर और सेलर के इंटरेक्शन से जो प्राइस सेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं। प्राइस डिस्कवरी। बायर, हाँ, बायर और सी सेलर बात सी। करेंगे तो प्राइस डिस्कवरी होगा उसका। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट एसेट वैल्यू इन ए म्यूचुअल फंड, एनएवी का क्या मतलब है। इट इज फी चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड, इट represents the scheme's total asset minus liability dividend divided by number of unit. It is amount invested by individual investor, or it is the price at which investor buy or sell unit. बी सर। टोटल एसेट में से लाइबिलिटी घटा के उसको नंबर ऑफ शेयर से करना, तो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एनएवी से रिलेटेड। तो मान लिया आपने मार्केट में देखा आपके एसेट कुल मिला के 6,000 करोड़ के हैं,
अब उसमें आपको कुछ सैलरी वैली है, सब कमीशन वगैरह देना है, मान लिया 100 करोड़ का, तो ये माइनस होगा। और शुरू में जितनी यूनिट्स डिवाइड हुई थी, मान लिया इसकी 5 लाख यूनिट थी, तो डिवाइड करके इसकी एनएवी निकलती, ठीक है। विच फैक्टर इज कंसिडर वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ द प्राइस डिस्कवरी इन फाइनेंशियल मार्केट? सप्लाई डिमांड, ब्रोकर्स फीस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस? सप्लाई एंड डिमांड। बिल्कुल। फाइनेंशियल मार्केट में जो प्राइस डिस्कवरी होती है वहां पर सप्लाई एंड डिमांड का होता है, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू क्लोज एंडेड? अभी क्वेश्चन आया था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जरा बता दो कौन सा। बी। ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड आप उसको खरीद बेच सकते हैं, हमेशा नहीं। अगर ओपन एंडेड होगा तो, ओपन एंडेड के लिए क्या लिखा था मैंने, एनी टाइम। व्हाट रोल डज लिक्विडिटी प्ले इन फाइनेंशियल मार्केट? Determine the price of the financial asset, reduces investment risk, limits access to financial market, allow investor to sell asset easily to the market value. आपको ध्यान होगा कि फेयर वैल्यू, उसकी लिक्विडिटी की जब भी बात आती है तो मैं एक बात पे जोर देता हूं, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी प्रोडक्ट की आपको फेयर वैल्यू मिल रही है तो ये इंडिकेट करता है लिक्विडिटी है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? टू सेल एसेट इजली एट मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू पे अगर कोई चीज हो रही तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। व्हाट डज ए म्यूचुअल फंड चार्ज इट्स इन्वेस्टर इन रिटर्न फॉर द मैनेजिंग देयर मनी? सब्सक्रिप्शन फी, ट्रांजेक्शन फीस, मैनेजमेंट फीस और एंट्री फी। तो इन्वेस्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है इन्वेस्टर? म्यूचुअल फंड Subscription. चार्ज करता है किस समय पे? इन रिटर्न फॉर मैनेजिंग देयर मनी। मैनेजिंग, उनके फंड को मैनेज करने के लिए जो फीस होगी उसे क्या बोलेंगे? Management fee. हाँ। और एंट्री फी क्या होता है बताना? जिस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लिया आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 200 रुपए आपके काट लिए, तो दैट इज एंट्री फी। और एग्जिट फी क्या होती है? जब आप सेल करते हैं उनको तो उसमें से 0.25 या समथिंग परसेंट वो काटते हैं, तो वो एग्जिट फीस होती है, ठीक है। और इसका आंसर होगा मैनेजमेंट फीस, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मनी मार्केट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मनी मार्केट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। मनी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, ठीक है। ये है मनी मार्केट, यूनिट 30 है इसकी। और इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट? जैसे हमने फाइनेंशियल मार्केट का प्राइमरी फंक्शन देखा था, अभी क्या आ गया? मनी मार्केट। तेजी तेजी से ऑप्शन पढ़िए क्योंकि प्रैक्टिस ये भी करनी है आपको। आपने देखा था एक दिन, B sir, 14 B. दिन, एक महीना, देख रहे थे जब पढ़ रहे थे? तो क्या था? शॉर्ट टर्म फंड था, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड फैसिलिटेट लैंडिंग, और दोनों बातें हैं देखना, लैंडिंग करने वाले लोग भी आते हैं और Borrowing borrowing, करना. दोनों लोग आते हैं वहां पे, ठीक है। नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बताओ जल्दी से बता दो। हमने ट्रेजरी बिल भी पढ़ा, सर्टिफिकेट डिपॉजिट पढ़ा था, और कौन सा पेपर पढ़ा था? कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं पढ़ा कॉर्पोरेट था? बॉन्ड। तो ये क्या है? ये कॉर्पोरेट बॉन्ड बेसिकली क्या है? कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड नोटिस मनी? बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 14 जल्दी दिन. से। 14 दिन. हाँ था ना। देखो, एक होता है कॉल, कॉल होता है 1 दिन के लिए। फिर दूसरा होता है Overnight. नोटिस, नोटिस होता है 2 से 14 दिन तक। और फिर क्या होता है लास्ट वाला? Term. टर्म। टर्म में 16 होता है दिन से. 14 से लेके 1 साल तक, ठीक है। हु रेगुलेट द कॉल नोटिस टर्म मनी मार्केट? बताओ कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है। मनी मार्केट के लिए क्या है? आरबीआई करता है, क्योंकि ट्रेजरी बिल वगैरह सब किसके? आरबीआई के कंट्रोल में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट कैन ओनली लैंड? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कि वो क्या कर सकता है? वो केवल लैंड कर सकता है, बोरोविंग नहीं कर सकता। इनमें से ओनली लैंड कर सकता है, यहां से उधार नहीं ले सकता मनी मार्केट से। वो कौन है? बिल्कुल सही आंसर है इंश्योरेंस कंपनी। उसका रीजन बताता हूं। इंश्योरेंस कंपनी मार्केट से पैसा उठा करके लाती है लोगों से, और उस पैसे को फिर आगे जाके क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास हमेशा पैसा कैसे रहता है? सरप्लस में। इसीलिए केवल किस लिए आती है मनी मार्केट में? कि भैया मेरा पैसा ले लो। और बाकी लोग, लेने वाले और देने वाले दोनों काम करते हैं, इसलिए बाकी लोग लैंडिंग के लिए भी आते हैं, बोरोइंग के लिए भी आते हैं, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उधार देने आती है, ठीक है। व्हाट इज द, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 5 लाख से. सीडी के लिए
मिनिमम Minimum बहुत जल्दी, 5 lakh. बहुत जल्दी 5 लाख और प्लस 5 लाख। Multiple of 5 lakh. हाँ, और यही सेम आंसर पता है कॉमर्शियल पेपर का भी, ध्यान रखना। ठीक है, कौन इशू कर सकता है कॉमर्शियल पेपर, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Corporation and NBFC. हाँ, हमने बोला था गुड कॉर्पोरेट ही कर सकते हैं, तो कॉर्पोरेशंस एंड एनबीएफसी ही कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। ठीक है, मिनिमम व्हाट इज द पीरियड, हाँ बताओ, कॉमर्शियल पेपर के लिए टाइम क्या है? 7 days to 1 year, sir. बिल्कुल ठीक, दोनों के लिए यही आंसर। ठीक है, 7 days to 1 year कॉमर्शियल पेपर के लिए, और भी, और कॉमर्स सर्टिफिकेट डिपॉजिट के लिए। एनडीएस कॉल सिस्टम क्या है, हमने पढ़ा था। Money market deals electronically. हाँ, इसमें देखा था, ये क्या है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम है। यानी आप ऑनलाइन ही अपनी प्राइसिंग दे सकते हैं कि भाई नहीं इतने का नहीं लेना है, इतने का नहीं लेना है, तो ऑनलाइन है, यानी कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट करता है, कंडक्ट मनी मार्केट डील्स इलेक्ट्रॉनिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, कौन सा, बताओ। मतलब उसको जब आप पैसा पैसा देते हैं तो कम पे देते हैं, लेकिन जब मैच्योरिटी पे लेते हैं तो उसमें जो लिखा होता है वो मिलता है। Treasury bill. ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल में क्या होता है, जैसे आपने 992 दिए, आपको 91 डेट वालों को कितने देने को तैयार हो जाता है, 1000। इसी को बोलते हैं क्या, डिस्काउंटिंग सिस्टम। यानी कि आप उस प्राइस का कुछ कम पैसा देते हैं, और वो जो 8 रुपए है, वो एक तरह से आप उसे क्या मान सकते हैं, क्या काम कर रहा है, इंटरेस्ट का काम Interest कर का. रहा है। क्या मान सकते हैं आप, ये इंटरेस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ट्रेजरी बिल जरा बता दो कौन कौन से टाइम के होते हैं, जल्दी से। 91, M1, 82 हाँ, और और 364। हाँ 364. व्हाट डज रेपो ट्रांजेक्शन, अब बताओ, रेपो, रेपो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स बाइंग ए सिक्योरिटी एंड Repurchase. सेलिंग इट लेटर एट डिफरेंट डेट। सेलिंग ए Repurchase, sir. सिक्योरिटी, हाँ, क्या करता है, रीपरचेज कराता है ना, तो कौन सा होगा उसमें ऑप्शन, ये लिखा हुआ है कि इसमें ध्यान रखो, रेपो और बैंक रेट में क्या फर्क होता है। रेपो में आप जो उधार लेते हैं वो उधार आपको वापस करना पड़ता है, रेपो में जो उधार लेते हैं वो उधार आपको वापस करना है, और आरबीआई जो है आपकी सिक्योरिटी को कहीं मैच्योरिटी लेने नहीं जाएगा, यानी आपको रीपरचेज कर लेना है उसे फ्यूचर डेट में। लेकिन बैंक रेट में क्या होता है कि आपने अपनी सिक्योरिटी बैंक को दे रखी है, आरबीआई को, आरबीआई उसको अपना पैसा ले लेता, आपने तो ले लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रीपरचेज एग्रीमेंट पे जो काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर रेपो ट्रांजेक्शन टू इन इंडिया, विच ऑफ द CP. फॉलोइंग इज एन एलिजिबल CP, sir. सिक्योरिटी फॉर है। Commercial paper. इसने कहा रेपो ट्रांजेक्शन के लिए एलिजिबल है, तो रेपो का मतलब है कि आप सर आरबीआई को दे दीजिए, और आरबीआई क्या करेगा, उसमें आपको पैसा दे देगा, लेकिन आपको उतने समय बाद उस आरबीआई का पैसा देना, उस सिक्योरिटी को अपने पास से ले जाना। तो कॉमर्शियल पेपर को हम रेपो ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्राई पार्टी एजेंट इन ट्राई पार्टी रेपो। देखो, जो पुरानी रेपो चलती थी उस रेपो में अब आजकल बदलाव कर दिया है। क्या बदलाव कर दिया कि पहले क्या होता था, एक आदमी जाता था और आरबीआई के पास जाता था। अब मतलब बैंक, आदमी से मतलब बैंक आरबीआई के पास जाता था। अब क्या हो रहा है कि एक तीसरा आदमी बैठा दिया यहाँ पे, ये क्या करता है, उन बैंकों की तलाश करता है जिनको रेपो की जरूरत है, और आरबीआई के पास पहुंचा देता है। यानी 3 लोग आ गए इसमें, तो ट्राई पार्टी, तो इसी को हम ट्राई पार्टी रेपो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राई पार्टी रेपो में क्या होता है, मैनेज कोलेट्रल पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो जो ट्राई पार्टी एजेंट है वो क्या कर रहा है, कोलेट्रल मैनेज कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है, और बाद में क्या करा रहा है, उसका Settlement. सेटलमेंट। तो इसका आंसर कौन सा है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटिटी टू बिकम ट्राई पार्टी। ट्राई पार्टी होने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है, मस्ट बी ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मस्ट हैव पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट कितने 25 करोड़, और मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर फॉर एटलीस्ट 5 ईयर,
और मस्ट बी लिस्टेड इन स्टॉक, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी नहीं है पूछा हुआ है। और सभी को इन्फॉर्मेशन ये भी देने, जो जेआईबी का सर के एमसीक्यू के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें एमसीक्यू मिलेंगे सर के, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हो रही हैं वो मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज आजकल आ रहे हैं वो भी आपको मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। मस्ट बी लिस्टेड ए स्टॉक, यानी कि उनको स्टॉक एक्सचेंज का पार्टी होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रेपो वाला सिस्टम है, जो ट्राई पार्टी एजेंट रेपो वाला सिस्टम है, किससे कनेक्टेड है? आरबीएस। आरबी। तो इसमें इसलिए इसका ये चौथे वाले की जरूरत नहीं। बाकी ये चारों चीजें होनी चाहिए। वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होना चाहिए, और उसकी शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो एटलीस्ट हेलो पास। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, ट्राई पार्टी वाला ये किससे उससे लिया, मतलब ना कमर्शियल पेपर ये में? नहीं नहीं, ये जो है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो है, जो पुरानी रेपो होती थी ना, रेपो, हम्म, पुरानी रेपो में बैंक और आरबीआई कनेक्ट होते थे केवल। अच्छा। लेकिन इन्होंने क्या करा कि आरबीआई का काम बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को बोला कि तुम लोग बाजार में आ जाओ, और हमें कौन ढूंढ के लाके दो? बैंक। और वो आदमी उस डील को कहां पहुंचा देता है? आरबीआई तक। इसी को हम ट्राई पार्टी क्या बोलते हैं? एजेंट अच्छा। बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है? कोलेटरल मैनेज करना, पेमेंट मैनेज करना, और सेटलमेंट। मतलब एक तरह से दोनों को फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक अच्छा। है। इससे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढ पा रहे हैं। नहीं तो बैंक सुस्त पड़ा हुआ है, आरबीआई सुस्त पड़ा हुआ है, तो ये मार्केट उतना अच्छा नहीं चल पाता था। अब ट्राई पार्टी वाले को थोड़ा कमीशन चाहिए तो अपना मेहनत करते हैं लोग। ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव यूजान्स प्रोमिसरी नोट? DUPN, आपने पहली बार जरूर नाम सुना होगा, मतलब पहली बार सुन रहे होंगे इसका नाम। प्रोमिसरी नोट दैट डज नॉट डेराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था आपको डेरिवेटिव की वैल्यू जो होती है कहां से डेराइव होती है? उसके एसेट सर। underlying effects अंडरलाइन एसेट से। ठीक है। हम्म, लेकिन यहां क्या बोल दिया उसने? does not derive. डज नॉट, तो ये गड़बड़ हो गया। अ नोट दैट इज ऑलवेज बैक्ड बाय गोल्ड, ये तो बिल्कुल कतई नहीं लग रहा। प्रोमिसरी नोट डेराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग डिस्काउंटेड ट्रेड बिल। और चौथा है अ नोट इश्यूड फॉर स्टॉक एंड बॉन्ड। अब बता दो, अब तो बता दोगे आंसर। Underlying. थर्ड वाला आंसर। ठीक है। क्या है? प्रोमिसरी नोट है ये, जिसको, जिसकी जो वैल्यूज हो रही है वो कहां से ड्राइव हो रही है? जो ट्रेड बिल है उसके डिस्काउंटेड रेट से इसके रेट को डिसाइड किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर द ट्रांजेक्शन अंडर द बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम? कितना है? 15 डेज। Underlying. ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन? देखो अभी रेपो में कितनी कैटेगरी आ गई? रेपो में कितनी कैटेगरी हो गई? रेपो में जो कैटेगरियां बढ़ गई, कौन सी कैटेगरी? एक तो सिंपल रेपो, एक कौन सी रेपो? सिंपल। आज हमने दूसरी रेपो पढ़ी, उसका नाम क्या था? बोलो। Try repo. ट्राई पार्टी रेपो। अब ये तीसरी आ गई, कौन सी है तीसरी? लॉन्ग Long टर्म। term. लॉन्ग टर्म। ठीक है। ये कोविड के समय आई थी। तो क्या करता है? टू एनकरेज बैंक टू अंडरटेक मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड ड्यूरेबल लिक्विडिटी। ठीक है। टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एट हायर कॉस्ट, टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, टू रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बता दो। अरे ये बोला तो है कि मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड ड्यूरेबल लिक्विडिटी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? लॉन्ग टर्म। और नॉर्मली आपने रेपो सुना होगा, कितने दिन के लिए दी आती है बताओ रेपो? 2 से 14 दिन। ठीक है। ओवरनाइट वाली को क्या बोलते हैं? चलो आपने बोल दिया तो मैं बताता हूं, बोलो। ओवरनाइट वाली फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? रेपो वाली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं उसे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। Facility. ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अगला, हाउ इज द अलॉटमेंट डन इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इन एन LTRO? LT का मतलब लॉन्ग टर्म रेपो। तो अब उसने कहा कि मान लिया इसके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए, यानी बहुत ज्यादा लोग आ जाए, तो क्या किया जाएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, लॉटरी, प्रोरेटा बेसिस, और हाईएस्ट बिड गेट प्रेफरेंस। जब Lottery शेयर अप्लाई system. करते हैं ना लोग, जब शेयर अप्लाई करते हैं, आईपीओ अप्लाई करते हैं, आईपीओ अप्लाई करने में अगर लोग ज्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या करते हैं?
प्रोरेटा प्रोरेटा बेस। प्रोरेटा का मतलब होता है जिसने कहा 2000 करोड़ दे दो उसको 1800 दे दिए, जिसने कहा 100 करोड़ दे दो उसको 90 दे दिए। यानी एक रेशियो में सबको खुश करना है जिससे कि ये जो मार्केट है जिंदा रहे। ठीक है, प्रोरेटा बेस। प्रोरेटा समझ आ गए? व्हाट डिस्टिंग्विशेस टारगेटेड एलटीआरओ? टारगेटेड एलटीआरओ। अब यहां पे देखो, एलटीआरओ में एक और शब्द जुड़ गया, टारगेटेड। वो क्या होता है टारगेटेड? इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू स्पेसिफिक सेक्टर सच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड. It has a shorter tenor compared to regular LTRO. It is conducted at variable interest rate. It does not require any collateral. तो टारगेटेड का मतलब सिंपल बात करेंगे, टारगेटेड शब्द किसी से हो रहा है ऑप्शन में? देखो जरा, मैच करो। ऑप्शन ए। ये लिखा हुआ स्पेसिफिक सेक्टर का मतलब टारगेटेड। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। इन कॉन्टेक्स्ट द टीएलटीआरओ टू बैंक्स। अब टीएलटीआरओ टू का मतलब क्या हुआ कि एक बार उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने कहा फिर कर दो। ठीक है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट विच इंस्ट्रूमेंट। अगर टीएलटीआरओ टू आया है तो उन्होंने इसलिए निकाला है कि जो हमारी एनबीएफसी और एमएफआई है, बेसिकली एनबी एमएफआई क्या करती हैं बता सकते हो? एनबीएफसी एमएफआई क्या करती हैं? एमएफआई खासकर से क्या करती हैं? एक सर्टेन एरिया में क्या करती हैं? वो काम करती हैं, एक सर्टेन एरिया में काम करती हैं। तो सर्टेन एरिया में काम करने का मतलब ही क्या हो गया? टारगेटेड हो गया। तो जो सेक्टर सरकार को लगता है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार क्या करती है? उन सेक्टर के लिए स्पेसिफिक वो लेके आती है। तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करना जो एनबीएफसी ने किए हैं। अब एनबीएफसी अगर डेट इंस्ट्रूमेंट जारी कर रही है तो लोग क्या करेंगे? उसको पैसा दे देंगे और उस पैसे का यूज वो फिर आगे इस टारगेटेड एरिया में क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर भी हो गया। अब हम बोलते हैं तीसरा चैप्टर। तो पहला ये टॉपिक का नाम है कैपिटल मार्केट। टॉपिक का नाम क्या है? कैपिटल मार्केट। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी? ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज, issuing new share to the public for the first time, buying government bonds और trading securities through stock exchange. प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी क्या है? बी सर, बी। हमने बताया था न्यू जब आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं तो उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट? आप बता दो, इसको भी बहुत आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन बी सर। ठीक है, जो प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज है उनको क्या करना? ट्रेड कराने के लिए व्यवस्था बनाना, सेकेंडरी मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन इंडिया? बता दो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। BSE सर, बॉम्बे स्टॉक। ठीक है, कब हुआ था? 1800। और ये एशिया का भी फर्स्ट है। ठीक है, एशिया का भी फर्स्ट है सर। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी ना बैंकिंग डेवलपमेंट में, वहां पढ़ा था। विच इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ द कंपनी? किसमें फ्रैक्शनल ओनरशिप आ जाती है? कौन से इंस्ट्रूमेंट में? आसान क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर में ऐसा भी होता है, किसी ने एक शेयर खरीदा तो 14.234 ऐसे भी शेयर इश्यू होते हैं। आपने मान लिया 5,000 रुपए लगाए, अब 5,000 रुपए में एक शेयर 2,000 रुपए का है, तो कितने शेयर मिल जाएंगे आपको? 2.5 मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट डज डीम्यूचुअलाइजेशन? कल की क्लास में बताया था। डीम्यूचुअलाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है? क्लास लेने वालों को फायदा हो सकता है। म्यूचुअल ओनरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेग्रीगेशन ओनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग राइट, इशूइंग शेयर टू कैपिटल और लिक्विडेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बताइए कि डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब है जो म्यूचुअल काम हो रहा था वो सेग्रीगेट हो गया है, ओनरशिप किसी के पास है, मैनेजमेंट किसी के पास है और ट्रेडिंग राइट किसी के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड? पे इंटरेस्ट पीरियडिकली, is issued at a discount and repaid at face value, can be converted into equity share or provide tax advantage to investor. बी नंबर, डिस्काउंट एंड रिपीट एट पैसे। जीरो कूपन बॉन्ड पूछा हुआ है। ठीक है, यानी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र नहीं होता। इसका मतलब कम प्राइस पे लेना है और फेस वैल्यू पे आपको मिलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर? 10 ईयर, 15 ईयर,
20 ईयर और 30 ईयर। रिडीमेबल का मतलब एक टाइम के बाद, मतलब उस टाइम में बीच में कभी भी आप उसे वो कर सकते हो। प्रेफरेंशियल शेयर मैक्सिमम कितने समय के लिए दिए जाते हैं? कितना है? 20 ईयर्स। ठीक है। व्हाट डज एससीटी, इसके बारे में भी चर्चा हुई थी क्लास में, बताओ। ऑल ट्रांजेक्शन प्राइमरी मार्केट सब पे होता है, या ओनली सेकेंडरी मार्केट पे होता है, या प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पे होता है, या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑन सिक्योरिटी पे होता है? जब आप शेयर खरीदते हैं तो जितने पैसे देते हैं कंपनी को उतने के शेयर मिलते हैं, सरकार कुछ नहीं लेती आपसे। यानी सरकार चाहती है कि आप प्राइमरी मार्केट में खूब खेलें, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि सेकेंडरी मार्केट में आप रोजाना लेन देन करना शुरू कर दें। लें, लेकिन कुछ दिन रखे रहते पैसे, क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट। चलिए ये मानते हैं बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि मुझे अभी तक ये पता था कि सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। तो आप लोग जो लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, कभी गौर किया जितने पैसे कंपनी को दे रहे हैं उतने के शेयर से कुछ कम मिलता है क्या? नहीं, नहीं, प्राइमरी मार्केट में जितने का आप शेयर वो कर रहे हैं चार्ज लगता है। लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ चार्ज लगने का जी। मतलब? कि प्राइमरी मार्केट में भी सरकार की निगाह लगी हुई है कि कैसे कमाएं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है। ऑटोमेटिकली डिडक्ट बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है। तो जो भी किसी भी तरह से खरीद फरोख्त करेगा 0.1% उसका टैक्स लग ही जाना है। ठीक है। किसमें? चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो, चाहे वो उसकी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। विच डिपॉजिटरी इज प्रमोटेड बाय द बीएसई? बीएसई ने कौन सी डिपॉजिटरी को प्रमोट किया हुआ है? NSDL। तो पहली बात है, CDSE डिपॉजिटरी कितनी है हमारी? दो दो है। CDSE ठीक है। NSDL एक है एनएसडीएल और एक सीडीएल। अब एक बताओ, कल जब मैं क्लास लिया था मैंने एक हिंट दिया था आपको याद करने का, क्यों मिस्टेक करते NSDL हो? में IN रहेगा अकाउंट के आगे। हाँ वो तो उसके नंबर हो गए। मैंने एक बात और बोली थी कि एनएसडीएल और क्या बोलती? NSC। एनएसडीएल एनएससी से प्रमोटेड है, और बीएससी जो है इसको प्रमोट करती है, सीडीएसएल। ठीक है। और एनएससी के नंबर में शुरू में क्या है? आईएन है, फिर 14 क्या है? डिजिट है। और सीडीएसएल का पूरा नंबर? 16 डिजिट। व्हाट इज द रोल ऑफ डिपॉजिटरी इन द कैपिटल मार्केट? डिपॉजिटरी क्या करती है कैपिटल मार्केट? इश्यू गवर्नमेंट बॉन्ड, होल्ड सिक्योरिटीज एंड डीमैटेरियलाइज फॉर्म द फैसिलिटेटिंग ट्रेडिंग, लैंड मनी टू कंपनीज और मैनेज स्टॉक एक्सचेंज। क्या करती है? ऑप्शन बी सर। क्या करती है? होल्ड सिक्योरिटी। मैंने बताया था डिपॉजिटरी का काम है डीमैटेरियलाइज फॉर्म में सिक्योरिटी को होल्ड करना और ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करना। What is the key difference between the initial public offer and follow on public offer? क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में? और सभी को इंफॉर्मेशन ये भी देने, जो जेआईबी का सर के एमसीक्यू के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें एमसीक्यू मिलेंगे सर के, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हो रही हैं वो मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज आजकल आ रहे हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। आईपीओ फॉर लिस्टेड कंपनी, वाइल एफपीओ फॉर अनलिस्टेड कंपनी। ये आईपीओ नंबर फॉर अनलिस्टेड कंपनी और एफपीओ फॉर, आप ये बता रहे हैं? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी का एफपीओ आ ही नहीं सकता। एफपीओ तो उसी का आ सकता है जो पहले से लिस्टेड। तो ए तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। कौन सा आंसर इसका? बी होगा सर। आईपीओ नया शेयर होता है क्योंकि वो अनलिस्टेड होता है। एफपीओ पुराना शेयर पे होता है क्योंकि वो लिस्टेड होता है। व्हाट इज द राइट इशू? कल बताया था क्लास में, बताओ राइट इशू क्या होता है? पहली बात तो एग्जिस्टिंग है, बिल्कुल ठीक है। देखो, एक राइट इशू है और एक दूसरा कौन सा होता है? बोनस यार। बोनस। बोनस वाले में री देता है, ठीक है, और राइट इश्यू में पैसे में देता है, लेकिन दोनों सुविधाएं हैं किसके लिए? एग्जिस्टिंग शेयर। एग्जिस्टिंग के लिए।
Which of the following is a private placement method to raise equity capital? इक्विटी कैपिटल को प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, QIP. QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्या है ये, प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या है, QIP होता है, ठीक है। What does must an issuer file when making a public issue of securities? What document must an issuer file when making public issue? क्या अगर वो इश्यू लाना चाहता है तो कौन सा कागज सबमिट करता है? दोगे तो ठीक। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एज पर, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था, बताओ जल्दी से आंसर कौन सा है? Less than 2 lakh. ऑप्शन बी सर। लेस देन 2 लाख का बताया था, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू कैन एंकर इन्वेस्टर पार्टिसिपेट? एंकर इन्वेस्टर बताओ। B number, sir. एंकर इन्वेस्टर में कौन सा आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा बी। कौन लोग? आईपीओ विद एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड, 10 crore. ठीक है, 10 करोड़। आईपीओ जो आ रहे हैं 10 करोड़ रुपीज के वाले होते हैं, उनके लिए क्या है? कैन एंड एंकर इन्वेस्टर पार्टिसिपेट। ऐसे इन्वेस्टमेंट में एंकर मतलब एक तरह से जो एक तरह से मोटिवेटर समझ लो आप, ठीक है, ये एक तरह से उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर टू पब्लिक, discount option to the IPO, an offer to only QIB और a price band discovery mechanism। ग्रीन शो ऑप्शन का मतलब होता है अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ जाता है तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम सबको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा शेयर इशू करेंगे, लेकिन पब्लिक का पैसा वापस नहीं करेंगे। मान लिया उनको इतना चाहिए था और आ गया इतना, तो बाकी लोगों को भी वो क्या शेयर इशू करके उसको अपने पास रख लेते हैं पैसे। What does ASBA stand for the context of the primary market? ASBA क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है, ये आंसर सही है। What is the maximum allotment percentage of QIB in 100% book built issue? बुक बिल्ट इशू में कितना परसेंट वो कर सकते हैं अगर पूरा शेयर इस हिसाब से आया है? गड़बड़ करते हो आप लोग, याद नहीं रखते हो। आपको ध्यान है मैंने बताया था कि 35%, 15% और 50% बताया था। 50% में क्या लिखा था मैंने? 35% कौन ले आता है शेयर? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेलर्स, 15% कौन ले आता है? HNIV। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपनी टू मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर? अब अगर ये जो टॉपिक्स जो क्वेश्चन में बना के लाया हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। नेट टेंजिबल एसेट ऑफ 1 करोड़, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ ओवर 3 ईयर, मिनिमम साइज 50 करोड़, ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अलाउड टू पार्टिसिपेट। कंपनी को ये करने के लिए क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है? इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी टू मेक एन, अगर वो आईपीओ लाना चाहती है तो उसे क्या काम करना पड़ेगा? उसके एसेट 1 करोड़ से ज्यादा हो, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ ओवर पास्ट 3 सालों में उसे 15 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ हो, मिनिमम साइज 50 करोड़, ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। इसका आंसर ना मुझे गलत लग रहा दोस्तों, क्योंकि आईपीओ लाने के लिए तो छोटी कंपनियां भी नया आ सकती कंपनी हैं। जी। आईपीओ लाने के लिए छोटी कंपनियां भी मार्केट में आ सकती हैं। ये देखिए इसमें बोलता है टू इश्यू एन आईपीओ इन इंडिया कंपनी मस्ट सर्टेन कंडीशन सेट बाय सेबी। क्या क्या? पहला प्रॉफिटेबिलिटी, मस्ट हैव नेटवर्थ ऑफ कितना, एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द लास्ट 3 years एंड नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़। The company average pre-tax operating profit must be at least 15 crore or three of the first 5 years. Name change, issue size by company.
तो इसका मतलब ठीक है आंसर, है ना? ये कह रहा ना, क्या कह रहा कि उसके टेंजिबल एसेट कितने, 3 करोड़ है, और प्रॉफिट क्या होना चाहिए उसका? ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी सही आंसर इसका, ठीक है। मैं कंफ्यूज गलत हो था कि आईपीओ लाने की रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 15 करोड़ लास्ट 3 सालों में, ठीक है, वही कंपनी क्या है आईपीओ ला सकती है। यूनिट नंबर 32, फिक्स इनकम मार्केट। और अ, आज आज और कल में इस क्लास को हमने किया हुआ भी है, तो उससे हमें काफी बेनिफिट मिलेगा, जो हमने किया हुआ उससे हमें काफी बेनिफिट मिलने वाला। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डीप एंड लिक्विड सिक्योरिटीज मार्केट? डीप एंड लिक्विड सिक्योरिटी मार्केट के क्या पर्पज है, प्राइमरी पर्पज क्या है? टू इंक्रीज इन्फ्लेशन है, टू मैनेज पब्लिक डेट एंड प्रोवाइड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, टू रिड्यूस टैक्स रेट है, टू रेगुलेट बैंक्स है। थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, जितना सोच समझ के आंसर देंगे आप उतना अच्छा रहेगा। बी नंबर्स। देखो यहाँ पे पूछा हुआ डीप एंड लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, तो डीप हो और लिक्विड हो तो इसका मतलब वो क्या है कि वो पब्लिक डेट को मैनेज करने के साथ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी उसमें इंटरेस्ट रेट होता है उसमें जो है वो नहीं है, क्या नहीं है आपको, उस इंटरेस्ट रेट के साथ रिस्क नहीं है आपको, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच एंटिटी कंडक्ट्स ऑक्शंस फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया? एसबीआई, सिक्योर्स एबी, आरबीआई और फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई। तो हमें पहले से पता है कि ये सारे ऑक्शंस का काम कौन करता है, आरबीआई देखता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया आर जनरली इशूड टू फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस चीज को फाइनेंस करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये अगर आप बात करें जब बजट की हम बात करते हैं तो बजट में बेसिकली फिस्कल डिफिसिट होता है, और उस फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए ही गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज को फ्लोट करती है और पब्लिक से पैसा उठाती है, ठीक है। तो फिस्कल डिफिसिट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर ट्रेजरी बिल क्लासिफाइड एज? जो ट्रेजरी बिल है उनको किस क्लासिफिकेशन में रखा गया है? क्या वो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, क्या वो हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, या वो हमारे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं, या कॉमर्शियल पेपर हैं? देखो ट्रेजरी बिल कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं है। चलो, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड वैल्यूएशन व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज अबव द बॉन्ड्स कूपन रेट द बॉन्ड प्राइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कई बार इम्फेसाइज किया था जब पढ़ाया था, तो बोलिए। इंक्रीज, स्टे द सेम, डिक्रीज और बिकम डिक्रीज। और सभी को इन्फॉर्मेशन ये भी देने, जो जेआईबी का सर के एमसीक्यू के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें एमसीक्यू मिलेंगे सर के, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हो रही हैं वो मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज आजकल आ रहे हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इनका इनवर्स रिलेशन होता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर राइज हो रहा है तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है। बीच ऑफ द Decrease फॉलोइंग होगा, होल्ड द लार्जेस्ट शेयर इन द सिक्योरिटीज? अब इनमें से कौन लोग सबसे ज्यादा जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एज ऑन मार्च 22 रखते थे? द लार्जेस्ट शेयर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसका आंसर होगा कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वहां, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड थ्योरम। तो बॉन्ड थ्योरम थी, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज द टर्म ऑफ मैच्योरिटी अफेक्ट बॉन्ड प्राइसेस सेंसिटिविटी? पहले जो 2 क्वेश्चन है उसमें देखो जरा और ये हमने डिस्कस किया हुआ है, नया कुछ नहीं है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। आपको ध्यान आया है बात कि लॉन्गर टर्म होगा तो क्या बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द कूपन रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी आइडेंटिफायर? इससे मतलब क्या होता है बताओ, अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? देखो पहली बात तो हमने बात करी थी कि अगर ये लिखा हुआ है तो ये तो मैच्योरिटी है, और इसने पूछा हुआ कूपन रेट,
तो कूपन रेट को हम आगे इंटरेस्ट वाला रेट बोलते हैं। 7.99 ये वाला, ए। हाँ ए वाला करेक्ट है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ऑक्शन प्राइस मेथड में एक मल्टीपल होता है, एक सिंगल होता है, एक यूनिफॉर्म होता है। प्राइस मेथड एट व्हाट प्राइस आर ऑल एक्सेप्टेड बिड सेटल्ड, ठीक है। वो कौन से प्राइस हैं जिसको हम यूनिफॉर्म का नाम दे रहे हैं? एट द मैक्सिमम प्राइस कोटेड बाय द एनी बिडर, एट वेटेड एवरेज, एट लोएस्ट प्राइस और एट द मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड और मिनिमम ऑफर प्राइस। देखिए इसका आंसर है डी। यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड एक मेथड है। एट व्हाट प्राइस आर ऑल एक्सेप्टेड बिड सेटल, तो इस वाले मेथड में कौन से प्राइस पे बिड सेटल्ड होती है? तो इसने बोला एट द मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड और मिनिमम ऑफर प्राइस डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। तो इसमें क्या करते हैं वो कि जो रेट यील्ड दे रहा है, मैक्सिमम रेट यील्ड या मिनिमम ऑफर प्राइस। तो मिनिमम ऑफर प्राइस का मतलब क्या है? जितना कम प्राइस होगा और बाद में ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है? उसकी रेट यील्ड कैसी है? ज्यादा है। तो या तो मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड होगा या मिनिमम ऑफर प्राइस होगा, जो कि आरबीआई डिटरमाइन करता है कौन से वाले ऑक्शन में? यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड में। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी इशूड? बताओ, ये क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 10,000 हमने पढ़ा था, 10,000, ठीक है। मिनिमम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो 10,000 का हो सकता है और उसके मल्टीपल में, ठीक है। When was the primary dealer system introduced? प्राइमरी डीलर का सिस्टम कब आया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमने एक दो बार हमारा आ चुका है ये, ठीक है। 1995 में ही आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी डीलर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट? टू रेगुलेट बैंक्स, टू प्रोवाइड लोन टू कॉर्पोरेशन, टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई, टू रिसेल देम, टू इश्यू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली आरबीआई से करते हैं और उनको पब्लिक को रीसेल करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी टू बिकम ए प्राइमरी डीलर? होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन है? हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी डीलर होते हैं अपने आप को कैसे रजिस्टर कराते हैं? एनबीएफसी, वो भी कम से कम 1 साल से पहले वो रजिस्टर्ड हो, तब उनको प्राइवेट डीलर का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। Which type of primary dealers are NBFCs that exclusively take up the PD business? Bank PDs, standalone PDs, foreign PDs और commercial PDs, यानी primary dealer, ठीक है। तो उसने कहा which type of primary dealer are NBFC that exclusively take up the PD business? Standalone PD, और कोई काम धंधा नहीं करती हैं ये। Standalone का मतलब क्या है कि ये एक ही काम में लगी हुई हैं, इनका ना काम क्या है, ठीक है। और FIMMDA नाम याद आ रहा है जिन्होंने क्लास ली थी? तो इसका क्या आंसर आएगा? बॉन्ड, मनी एंड डेरिवेटिव। इसीलिए ये डेरिवेटिव एसोसिएशन है, ठीक है, डीलर्स एसोसिएशन नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी कैन रिटेल इन्वेस्टर बाय अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम? अभी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी पढ़ी थी ना हमने देखा था रिटेल डायरेक्ट स्कीम में रिटेल इन्वेस्टर को डायरेक्ट बाई करने की परमिशन है अंडर द आरबीआई स्कीम। तो उसमें क्या था? सोवरेन गोल्ड, एसजीबी को डायरेक्टली जो है ये परचेस कर सकते हैं, ठीक है। विच इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टर अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट? कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? पहली बात, रुपी सेविंग अकाउंट होना चाहिए उसका, परमानेंट पेन होना चाहिए, वैलिड वीजा होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। बताइए। Corporate bonds are typically priced at a spread over which what type of security? यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है। किन से ज्यादा होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, फिक्स डिपॉजिट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट्स। एट ए स्प्रेड ओवर व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट चल रहा होता है उस पर थोड़ा सा प्लस करके किसका रेट निकल के आता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड का, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टेन्योर फॉर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट? बताओ, ये भी एक क्वेश्चन में आया था। जो मोस्ट कॉमन टर्म है वो क्या है? 90 डेज है। जो मोस्ट कॉमन टर्म है वो क्या है? 90 डेज है, ठीक है। हु रेगुलेट द
ट्रेडिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इंडिया। कॉर्पोरेट बॉन्ड को कौन रेगुलेट करता है? इसका आंसर है सेबी एंड सेबी और आरबीआई। ठीक है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड, देखो बॉन्ड मार्केट मनी मार्केट है, ठीक है, इसलिए दिख रहा, और कॉर्पोरेट है तो सेबी है, तो इसीलिए जो है इनकी ट्रेडिंग को सेबी भी और वो दोनों लोग जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा यूनिट हो गया? ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 32। अब हम करते हैं यूनिट नंबर 33 पर। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। तो ये यूनिट नंबर 33 आ गई है सामने स्क्रीन पे, मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। और यूनिट नंबर 3 बेसिकली है फॉरेन एक्सचेंज है। किससे है? फॉरेन एक्सचेंज का जो यूनिट है उससे रिलेटेड है यूनिट नंबर 33। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द टोटल डेली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट? बताओ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 6.6 ट्रिलियन है। ठीक है, विच लेजिस्लेशन डिफाइन द फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज को कौन सा एक्ट डिफाइन करता है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बट कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेक्स जो फेमा का जितना भी काम काज है उसके लिए रेगुलेशन कौन बनाता है? मतलब किस एक्ट से बेसिकली गवर्न होते हैं वो सारे गवर्न होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट क्यों डेवलप किया गया? देखो, फॉरेक्स मार्केट का सिंपल मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड है फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया। ठीक है, व्हेन वाज द फॉरेक्स मार्केट फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय अलाउइंग बैंक्स टू अंडरटेक इंट्राडे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग? फॉर्मली कब एस्टेब्लिश हुआ फॉरेक्स मार्केट? इन 91, 1970? वो 1978 से ड्रास्टिक चेंज आया। ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो? तो उसमें कई लोगों ने आंसर क्या दिया था उसका? 2000। जबकि वो ड्रास्टिक चेंज इस घटना से आया जहां पर बैंक्स को फॉरेक्स मार्केट में परमिशन मिली थी। ठीक है, व्हाट वाज द ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1992 कॉल्ड? जो ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? LERMS। क्या है? लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? ये ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ड्यूअल एक्सचेंज रेट से मतलब क्या? कि वो क्या करेगा? परचेज का भी और बाई का भी और सेल का भी दोनों रेट कर रहे हैं। लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएगा कि फिक्स ऑपरेटिंग आवर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 20x4 वर्ल्ड वाइड चलता रहता है। ठीक है, तो फिक्स ऑपरेटिंग आवर्स नहीं है यहाँ पे, ऑनलाइन टाइप का है, दुनिया में आप किसी भी देश में कुछ कर लें। विच बेंचमार्क रेट वाज फेज्ड आउट इन 2021? से कौन सा रेट हटा दिया गया? क्लास में हमने कहा था कि अब जो है वो जो लिबोर को फेजेस में क्या करना है, 31 दिसंबर 21 तक क्या करना है? हटा देना। जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था, शायद 9 या 10वें चैप्टर में पढ़ा था, ये बात आई थी। ठीक है, लिबोर। व्हाट इज द टिपिकल मार्जिन लिवरेज रेशियो इन द फॉरेक्स मार्केट? टिपिकल मार्जिन लिवरेज रेशियो इसमें होता है 1:100। क्या आंसर? इसको ये रट लेना आप, क्या है टिपिकल मार्जिन लिवरेज रेशियो? क्या है? 1:100 का रहता है। ठीक, व्हाट डज द एक्रोनियम फेडाई? फेडाई का तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से बता दो, लेकिन ध्यान से बताना, गलती नहीं होनी चाहिए। फेडाई बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या? फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन डीलर्स एसोसिएशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो यह बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टिसिपेंट इन द फॉरेक्स मार्केट? इनमें से कौन लोग इसमें फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेंट नहीं कर पाते? और सभी को इन्फॉर्मेशन ये भी देने, जो JIB का सर के MCQ के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें MCQ मिलेंगे सर के, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हो रही हैं वो मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज आजकल आ रहे हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिप्लेस द फॉर? अब फेरा को 1973 में किसने रिप्लेस किया? 1999। एमा 1999। जो फेरा का जो मेजर वो था वो
बेसिकली फेरा को 73 क्यों लिखा हुआ है, ये पहले से था लेकिन 73 में बहुत बड़े चेंजेस आए थे, तो बाद वाले फेरा को 1973 से जानते हैं, ठीक है, बाद वाले फेरा को, और 1999 में फेमा ने इसको वो कर लिया था। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्या फोकस था इसका, क्या किस लिए बनाया गया है, क्या इसके रीजन थे? पढ़ के दीजिएगा आंसर, ये मत दीजिएगा भाई, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन, मैनेजमेंट है ना। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग रेगुलेशन अंडर द फेमा, फेमा के रेगुलेशन कौन इशू करता है? बता रखा है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनके ऑफिस होते हैं और कुछ कानून ऐसे जिनके ऑफिस नहीं है, बताया कई बार क्लास में। तो फेमा का कोई भी ऑफिस नहीं है, फेमा ने तो किताब लिखी और छोड़ दी, लेकिन उस किताब में किसी का नाम लिख गया, क्या लिख गया कि भैया मुझे कौन देखेगा, आरबीआई। तो रेगुलेशन करने के लिए आरबीआई को जिम्मेदारी दी, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑथराइज पर्सन अंडर फेमा, मिनिस्टर टू हैंडल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एज पर दैट। तो फेमा के ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं, बोलिए। विच सेक्शन ऑफ द फेमा प्रोहिबिट्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट थ्रू द ऑथराइज पर्सन, कौन? सेक्शन 3 है, ठीक है, सेक्शन 3 में ही सबसे पहले ऑथराइज पर्सन की बात की गई है, ठीक है, सेक्शन 3। व्हाट डज सेक्शन 7, अब ये तो बेसिकली है कि सेक्शन पढ़े हो तब हो, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात। एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई डिजाइन टू, एफएक्स का जो फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया, उसने क्या करना था, बताओ क्यों किया गया? फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई डिजाइन टू डू, वो क्या करता है, मैच रिटेल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विद इंटरबैंक रेट, मैच रिटेल फॉरेन, जो रिटेल के फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन की को है मैच करता है, और कैसे, इंटरबैंक रेट से, यानी कि अलग अलग बैंकों के रेट से मैच करता, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सही से अपना काम कर पाता है, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है। विच इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द यूएस डॉलर इंडेक्स, तो यूएस डीएक्स का लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? तो हमने इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ कौन सा लार्जेस्ट कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरो। व्हाट इज आर एडीआर, एडीआर की क्लास हमने ली है, पता है आपको? हाँ देखो, इसने बोला हुआ ए नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कौन, कौन इश्यू करता है? यूएस का बैंक, जो कि फॉरेन कंपनी के क्या होते हैं, शेयर। यहां से कोई बंदा बैठा हुआ अमेरिका के किसी कंपनी, अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ अगर किसी दूसरे देश की कंपनी के शेयर लेना चाहता है, तो वो कंपनी बेसिकली अमेरिका जाती है और वहां के जो रेगुलेटर उनसे परमिशन लेके अपने शेयर फ्लोट करती है। तो अमेरिका के लिए वो कंपनी कौन सी कंपनी है? अमेरिका के लिए वो फॉरेन कंपनी है, अमेरिका के लिए कौन सी है? फॉरेन कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी शेयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसी से आ गया बिल्कुल क्वेश्चन। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एडीआर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन भी, अच्छा भी क्वेश्चन है। तो कौन है? न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्टॉक ये स्टॉक होगा बॉम्बे एक्सचेंज। स्टॉक से। अगली यूनिट क्या है? मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, अगली यूनिट क्या है? मर्चेंट बैंकिंग मर्चेंट बैंकिंग। सर्विसेज, ठीक है। तो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मर्चेंट बैंक, हालांकि ये हमने चर्चा करी थी एक जगह, बताओ क्या है उसका रोल? पढ़ के बोलना आंसर, ऐसे मत देना। वो क्या करता है, जो लार्ज कॉरपोरेशंस होते हैं ना, उनको फाइनेंशियल एडवाइस देता है, और फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज टू लार्ज कॉरपोरेशंस एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स, इन लोगों को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस वगैरह देने का काम जो करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मर्चेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। और इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको सेबी करता है, ठीक है। विच इतना इंस्टीट्यूशन हल्का वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी, किसने सबसे पहले इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट करी? देखो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी है। 1996 में एक चेक आया मेरे काउंटर पर, और उसमें लिखा था A&Z ग्रिंडलेज बैंक। किसी के रिटायरमेंट का पैसा था, कोई एमएनसी में काम करता था, उसका शायद 2.5-3 लाख रुपए का चेक रहा होगा उस समय पर वो। तो A&Z ग्रिंडलेज बैंक, तो ये मैंने उस समय सुना था, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया का बैंक है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का बैंक है,
तो इसका नाम क्या है? ग्रिंडलेज बैंक। तो ये जो है इसने इंडिया में सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज स्टार्ट की। का आंसर क्या है? ग्रिंडलेज बैंक है। और पूरा नाम मैंने क्या बता दिया? एनजेड ग्रिंडलेज बैंक। एनजेड ग्रिंडलेज बैंक। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। आपने। मर्चेंट बैंक्स आर प्राइमरी रेगुलेटेड विच हो, कौन करता है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट की एक्टिविटीज डू मर्चेंट बैंक अंडरटेक कंपेयर टू द कमर्शियल बैंक? व्हाट की एक्टिविटी डू मर्चेंट बैंक अंडरटेक कंपेयर टू कमर्शियल बैंक? Accepting deposit for the public, raising equity and providing corporate advisory service, issue credit card, प्रोवाइडिंग पर्सनल लोन्स। बताओ। डी सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कॉर्पोरेट को एडवाइजरी सर्विस करता है, उसके साथ साथ उनके लिए इक्विटी को रेज करने का काम भी करता है। उनका बेसिकली अगर कहें, उनका जो आईपीओ का पूरा प्रोसेस करता है, सब कुछ कागज दौड़ भाग करता है, ये काम करता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इशूड बाय द सर्टिफिकेशन, टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन इशूड बाय द मर्चेंट बैंक बाय द, तो वो क्या है? इशूड टू मर्चेंट में कौन सा सर्टिफिकेशन देती है, कौन सा कैटेगरी का नहीं देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन इश्यूड, तो आप ये सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा वाला तो वो नहीं देती होगी। कैटेगरी 5। हाँ, डिबेंचर ट्रस्टी होते कौन है? बेसिकली कुछ लोग जो डिबेंचर बाई करते हैं ना, जो लोग डिबेंचर बाई करते हैं वो लोग अपने पास से जेब से क्या देते हैं? पैसा देते हैं। किसको देते हैं? किसी किसी कॉर्पोरेट के नेम पे देते हैं। किसके नेम पे देते हैं? कॉर्पोरेट नेम के नेम पे क्या देते हैं? कॉर्पोरेट नेम के उसमें पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? बाई रुपीज इतना नेम ऑफ द कॉर्पोरेट के नेम पे देते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट के नेम पे जब ये पैसा देते हैं, तो कॉर्पोरेट के नेम पे पैसा तो देते हैं, पैसा ले लिया, लेकिन वो कॉर्पोरेट पे भरोसा नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट क्या करता है? एक ट्रस्ट बनाता है। क्या बनाता है? एक ट्रस्ट बनाता है, और उस ट्रस्ट का काम इन सारे डिवेंचर का लेन देन का हिसाब रखना होता है। उसी ट्रस्ट को एक तरह से क्या बोलते हैं हम? डिवेंचर ट्रस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर ट्रस्टी किससे एसोसिएटेड होते हैं? तो इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटेगरी। अब देखो, वो कैटेगरी 1 की बात आई थी ना, तो कैटेगरी 1 वाले जो मर्चेंट बैंकर होते हैं वो कौन होते हैं? तो बेसिकली जो कैटेगरी 1 वाले होते हैं वो बैंकर होते हैं ओनली एक्ट एज एन एडवाइजर और कंसल्टेंट। यानी वो लोग कौन होते हैं कैटेगरी 1 वाले? जो सिर्फ इतना काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम नेटवर्थ कैटेगरी 1 की मर्चेंट बैंकर की क्या होनी चाहिए सेबी रेगुलेशन के हिसाब से? 5 करोड़ रुपए। ठीक है, कौन सा कैटेगरी के लिए है? कैटेगरी 1 है, छोटी कैपिटल चाहिए, इनका काम केवल एडवाइजरी और कंसल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड नॉट इनिशिएट मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इन 1970? किसने जो है मर्चेंट बैंकर सर्विस नहीं इनिशिएट की थी 1970 में? और सभी को इंफॉर्मेशन ये भी देने, जो जेआईबी का सर के एमसीक्यू के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें एमसीक्यू मिलेंगे सर के, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हो रही हैं वो मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज आजकल आ रहे हैं वो भी आपको मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की क्राइटेरिया फॉर मर्चेंट बैंकर रजिस्ट्रेशन? मर्चेंट बैंकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? ऑफरिंग पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इन फाइनेंस, लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट, बीइंग ए सब्सिडरी ऑफ ए कमर्शियल बैंक, और ऑफरिंग सेविंग अकाउंट सर्विसेज। बी। देखो, मर्चेंट बैंकर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके लिए आपको फाइनेंस, लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट की क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो मर्चेंट बैंकर वही तो बन पाएगा जिसको इतनी जानकारी, नहीं तो कौन, हर कोई थोड़ी बन जाएगा मर्चेंट बैंकर। ठीक है, तो क्या? चल अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री इश्यू फंक्शन ऑफ द। प्री इश्यू का मतलब इशू होने से पहले का कौन सा फंक्शन नहीं है मर्चेंट बैंकर का? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिफंड, तो एक तो ये काम, नॉट अ प्री इश्यू। ठीक है, इसका मतलब इसमें 3 आंसर प्री इश्यू वाले हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है,
हाँ प्री इशू है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिफंड क्या होता है, वो पोस्ट अलॉटमेंट है, यानी कि जब अलॉट हो जाते हैं तो उसके बाद होता है। ठीक है, इंडिया विच बैंक हैज द फर्स्ट स्टार्ट मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी, ये दोबारा से आ गया है, बता दो आंसर। What is the minimum underwriting obligation the lead merchant banker must accept? जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो कितना अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करता है मिनिमम, कि भाई इतने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। 5% टोटल अंडरराइटिंग कमिटमेंट और 25 लाख तक की जिम्मेदारी वो लेगा, उससे कम नहीं। मतलब इतनी जिम्मेदारी तो लेगा ही लेगा। अगर वो किसी का वो बनता है, क्या बनता है, अंडरराइटिंग करता है। अंडरराइटिंग का मतलब मैंने बताया था सुबह क्लास में, क्या होता है कि वो कहता है कि आप मार्केट में शेयर ले आओ, नहीं बिकेंगे तो मैं लूंगा। तो एक तो वो क्या क्या कह सकता है कि पूरे के पूरे मैं ले लूंगा, दूसरा कह सकता है अगर 20% तक नहीं मिले तो मैं ले लूंगा, लेकिन वो कभी भी 5% से कम के प्रॉमिस को नहीं कर सकता। मतलब उसे कम से कम 5% का जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी इन मार्केट मर्चेंट बैंकिंग? टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर। डिवेंचर ट्रस्टी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, टू इश्यू सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट टू सिक्योर रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और अगर आपने मेरी बात सुनी थी तो इसका आंसर आप इसको दे सकते हैं ध्यान से, कि वो उनके पैसों का लेन देन का हिसाब रखता है। कौन सा होगा, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी उनका पैसा वापसी का जब नंबर आएगा तो यही ट्रस्टी वापस करेगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन बाई सेबी। अब देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, इसमें आप उसको समराइज कर सकते हैं, किसको, जो क्वेश्चन था ना। तो कैटेगरी वन वन जो है, इश्यू मैनेजर, एडवाइजर, अंडरराइटर, सब कुछ हो सकता है। कैटेगरी टू वाला केवल क्या कर सकता है, कंसल्टेंट। कैटेगरी थ्री वाला केवल अंडरराइटर। कैटेगरी फोर वाला केवल मैनेज एंड अंडरराइट पब्लिक इशू। यानी सबसे बड़ा पावरफुल कौन हुआ, इसने कहा है कि नॉट वन ऑफ द कैटेगरी। तो इसमें से इसका मतलब कोई कैटेगरी गलत है इसमें। तो अगर एक कैटेगरी हमने गलत छांटी तो इसका मतलब 3 कैटेगरी बिल्कुल क्या है इसमें सही है। अब यहां पढ़ लो, पहली वन कैटेगरी क्या करती है, वो मैनेजर्स भी है, एडवाइजर भी, अंडरराइटर है। कैटेगरी टू क्या है, एज ए कंसल्टेंट है। कैटेगरी थ्री क्या है, एज अंडरराइटर है। लेकिन जो कैटेगरी फोर है वो इसमें गलत है, मतलब कैन मैनेज एंड अंडरराइट पब्लिक इशू। तो कैटेगरी फोर सबसे हल्की है, तो हल्की है तो क्या नहीं कर पाएगी वो, अंडर राइटिंग नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि अंडर राइटिंग करने की पावर किसको दे रखी है, 3 या 3 से ऊपर वालों को। विच वन ऑफ द मेन पोस्ट इश्यू फंक्शन, मतलब मर्चेंट बैंकर का पोस्ट इश्यू फंक्शन में क्या काम है, जब इश्यू हो जाता है तो उसके बाद भाई पोस्ट इश्यू इश्यू होने के बाद वो क्या करेगा, एंश्योर करेगा कि फाइनल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिफंड का पूरा काम कौन करता है, पोस्ट इश्यू फंक्शन में आता है। ठीक है, इश्यू का मतलब जब वो डिमांड आई, इश्यू आया मार्केट में, उसके बाद की बात है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द मर्चेंट बैंकिंग एंड कॉमर्शियल बैंकिंग? क्या फर्क है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो ये। पहली बात तो मर्चेंट बैंक डेट फाइनेंसिंग, पहला क्वेश्चन सही है, नहीं है, डेट फाइनेंसिंग नहीं करता। मर्चेंट बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई, नहीं। मर्चेंट बैंक आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड वाइल कॉमर्शियल बैंक आर एस, बिल्कुल। मर्चेंट बैंक का काम केवल है मैनेज करने का, तो सी नंबर। विच of the following is a key service provided by merchant bank? कंज्यूमर लोन, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, वो क्या करता है, कॉर्पोरेट को एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, विच से भी रेगुलेशन मैंडेट द मर्चेंट बैंकर सबमिट हाफ ईयरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल। तो कौन सा रेगुलेशन ने मैंडेट किया हुआ है कि भैया आप वो दो, सेबी के कौन से रेगुलेशन में ये बात आई। अब सेबी के रेगुलेशंस यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हर बार क्या होता है कुछ ना कुछ नया आता है। तो अच्छा, एक सुनो यहाँ पे कुछ मैं और क्लियर कर दूं, एक होता है एक्ट, फिर एक्ट के बाद क्या होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा क्या आते हैं, स्पेसिफिक कुछ सुधार आते जाते हैं। तो ये सेबी की कौन सी रेगुलेशंस आई, 92 की। ये सेबी की कौन सी रेगुलेशन, 2009 की। ये सेबी की रेगुलेशन ये है, ये तो इसने पूछा हुआ क्या कि
मर्चेंट बैंक सबमिट हाफ ईयरली अनऑडिटेड वाला क्या है आंसर? आपने आपने इसको दे देखा कि सबमिट हाफ ईयरली को थोड़ा सा किससे कंपेयर किया आपने? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से किया, ठीक है। लेकिन जब सेबी बना था ना स्टार्टिंग में ही, उसने मर्चेंट बैंक के जो रेगुलेशन निकाले थे उसी समय उनको बोल दिया था कि आपको हाफ ईयरली क्या देनी है? अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स शो करने हैं, मर्चेंट बैंकर को बोला। विच कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर इज अलाउड टू एक्ट एज एन इशू मैनेजर एंड अंडरराइटर? कैटेगरी 1 2 3 4 बताओ, अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर क्या? 2 वाला। 2 वाले में क्या कर रहा है वो मैनेजर भी है और अंडरराइटर भी है, ठीक है। और एक और था ऑप्शन, उसमें क्या था? कंसल्ट वाला था ना। कैटेगरी 2 में इसमें दिया हुआ है क्या? पहली बात तो कैटेगरी 3 तो अंडरराइटर है नहीं, ये तो क्लियर है। कैन एक्ट और एज कंसल्टेंट, कैन एक्ट ओनली एज ए कंसल्टेंट। इसको जब बुक में आप हल्का सा देखोगे ना, तो एक बार इनकी चारों कैटेगरी को क्या कर लेना, देख लेना, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है। मर्चेंट बैंकर इज अलाउड टू मैनेज एंड अंडरराइट, तो इसको देख लेना एक बार, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इसको एक बार बुक से रेफर कर लेना और ये देख लेना, क्योंकि इसमें कई बार आ गया ना कैटेगरी का मामला, ठीक है। इसमें आंसर मेरे वाले उसमें 2 दे रखा है, तो या वो डिस्क्रिप्टिव देखना पड़ेगा सब पूरा ना। अच्छा नहीं है फंसने वाला। चलो, तो ये हमने आज जो है, और सभी को इन्फॉर्मेशन ये भी देने, जो जेआईबी का सर के एमसीक्यू के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें एमसीक्यू मिलेंगे सर के, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हो रही हैं वो मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज आजकल आ रहे हैं वो भी आपको मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यूनिट और कर ली है, ऐसे ही करते रहेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉड्यूल सी डी ए बी सी जो भी आपने पढ़ा हुआ, जिसको भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है आपको, हर इंटरेस्ट आने वाले टॉपिक को देखिए, खोलिए और थोड़ा पेज पलटिए। हार्ड बुक हमने शुरू में ही बोल दिया था कि बुक जरूर लेनी है। कई बार आप लोग कहते हैं ना बुक लेनी नहीं लेनी है, तो हम कहते हैं बुक जरूर लेनी है, क्योंकि बुक से रिवीजन बहुत फास्ट ऐसे होता है कि आप जल्दी से कोई भी यूनिट खोल लेते हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे ढूंढने नहाने में देर लग जाती है। बुक को पता है कि आधी पलटेंगे तो आधे चैप्टर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बुक का यूज करो, ठीक। बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हेडिंग है, बुलेट पॉइंट है, थोड़ा सा सही तौर पर देखो, ठीक है। हेलो चलिए, हाँ हेलो सर, आप वो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा दीजिएगा। अभी अभी कर देता हूँ। हेलो हाँ बोलिए रजनीश जी, बोलिए। सर, सुबह भी क्लास चलती है और शाम को भी। किताब किस समय पढ़े? छुट्टी ली? सर छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी अभी। मिलती नहीं है, लेनी पड़ती है छुट्टी। अरे नहीं सर, स्टाफ ही नहीं ना ब्रांच में। छुट्टी नहीं मिला सर। छुट्टी लेनी पड़ती है, छुट्टी बच्चे के मिलती नहीं बर्थडे है। रहो। अब सर सिंगल मैन ब्रांच है, वहां छुट्टी तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाती है सर। तो वहां एक ऐसे मैनेज करो ना, वहां पर जो काम है ना आपके, कुछ कामों को पेंडिंग में डालो।